हम्म। तो आज नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। प्लांट्स में हम लोगों ने देख लिया कि कैसे जीन ट्रांसफ़र हो रहा था, वेक्टरलेस मेथड और वेक्टर का यूज़ करके, एग्रोबैक्टीरियम का यूज़ करके। अब एनिमल सेल्स में किस तरीके से जीन ट्रांसफ़र होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो दो तरीके हैं बेसिकली एनिमल सेल में जीन ट्रांसफ़र के। एक को हम कहते हैं अटैक स्ट्रेटजीज, जिसमें ट्रांसफेक्शन इन्वॉल्व होता है। और ट्रांसफेक्शन का मतलब ये हो गया कि वो सारी टेक्निक्स जिनकी हेल्प से जो फॉरेन डीएनए है उसको डायरेक्टली सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फिजिकल मेथड्स हैं जीन ट्रांसफर के, वो यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे ट्रांसफेक्शन में, जैसे बायोलिस्टिक्स हो गया या माइक्रो इंजेक्शन हो गया, जिसका हमने जिक्र किया था प्लांट सेल में भी। इसके बाद स्टेल्थ स्ट्रेटजीज आती हैं, जिसमें हम सेल को, जो होस्ट सेल है, उसको परसुएड करते हैं या उसको हम तैयार करते हैं, उससे मिन्नतें करते हैं कि भैया डीएनए को अपने सराउंडिंग से आप ले लें। तो ये जनरली कौन से मेथड्स होते हैं? ये केमिकल मेथड्स होते हैं। अलग अलग केमिकल से ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मेम्ब्रेन तैयार होती है होस्ट सेल की, और वो डीएनए का अपटेक करती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन भी इसको हम कह सकते हैं टेक्निकल टर्म्स में। केमिकल्स जो यूज होते हैं जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, DEAE डेक्स्ट्रन या लाइपोसोम्स का भी इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा डिटेलिंग टेक्निक्स के बारे में देखेंगे हम लोग। पहले हम लोग ट्रांसफेक्शन देखते हैं, या जो अटैक स्ट्रेटजी है। अब ट्रांसफेक्शन का जो टर्म है ये ओरिजिनली किस लिए कॉइन किया गया था कि फाज का जो डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल में जब इंट्रोड्यूस होता है तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफेक्शन। ओरिजिनली इस टर्म को ऐसे, एक्चुअली में तो उसका दूसरा नाम है, क्या नाम है, क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन। हाँ, लेकिन ये भी टर्म जो है ओरिजिनली इस्तेमाल हुआ था। लेकिन यहाँ पे एनिमल सेल में जीन ट्रांसफर के दौरान ये जो टर्म है वो किस लिए इस्तेमाल हो रहा है कि एनिमल सेल्स को फोर्स करना है। देखो अब यहाँ फोर्स लिख दिया, यानी मिन्नत नहीं कर रहे हैं, उसको जबरदस्ती तैयार कर रहे हैं, टू टेक अप डीएनए फ्रॉम सराउंडिंग। अब इसमें केमिकल और फिजिकल दोनों मेथड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन इन जनरल जो है फिजिकल मेथड्स यहाँ ट्रांसफेक्शन में। लेकिन फिर वही बात है, ये ऐसा क्यों लिख रहा है? ये तो कंफ्यूजन इसने क्रिएट कर दिया। स्टेल्थ स्ट्रेटेजी में हम परसुएट कर रहे हैं और अटैक स्ट्रेटेजी में ये इलेबोरेट कर रहा है। ये जनरल टर्मिनोलॉजी लग रही है हमको। लीव दिस स्टेटमेंट फॉर नाउ। ट्रांसफेक्शन में ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, हमको दो टर्म जानने हैं यहाँ पे, ट्रांजिएंट ट्रांसफेक्शन और स्टेबल ट्रांसफेक्शन। ट्रांजिएंट ट्रांसफेक्शन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो डीएनए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका एपिसोमल मेंटेनेंस होगा। एपिसोमल मेंटेनेंस का मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियस में या जीनोम ऑफ द होस्ट में इंटीग्रेट नहीं करेगा। तो जो भी डीएनए अंदर गया है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्टेट में ही मौजूद रहेगा। ये टर्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एपिसोमली जो लोकेटेड होते हैं डीएनए और रेप्लिकेट भी करते हैं। स्टेबल ट्रांसफेक्शन में क्या होगा कि जब इंट्रोड्यूस डीएनए जो है वो इंटीग्रेट कर जाए होस्ट जीनोम में, ठीक है, और जब इंटीग्रेट कर जाएगा तो सेल में परमानेंटली मेंटेन रहेगा, तो ट्रांसफेक्शन स्टेबल हो गया। अब केमिकल ट्रांसफेक्शन स्ट्रेटजीज देख लेते हैं। इसने पूरा टर्म की खिचड़ी कर दी, कोई बात नहीं। लेट्स सी।
ट्रांसफिक्शन का मतलब ये है कि डीएनए जा रहा है, चाहे वो किसी भी मेथड से जा रहा हो, फिजिकल या केमिकल मेथड से, तो पहला जो स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये कि जो ये फिजिकल मेथड वाला ये जो है, लेट्स रिमूव इट। मेथड कोई भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, एग्जाम्पल भले हमने फिजिकल मेथड का दिया हो, लेकिन केमिकल मेथड भी यहाँ पे इंक्लूड हो सकता है। तो उस चीज़ को करेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे भी इसको रिमूव कर सकते हैं। लेट्स सी, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें कि केमिकल ट्रांसफिक्शन स्ट्रेटजीज क्या हैं। अब इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो न्यूक्लिक एसिड है या हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है, वह कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। इस न्यूक्लिक एसिड का इंटरेक्शन कराना है पॉजिटिवली चार्ज्ड कैरियर मॉलिक्यूल्स से, और वो कैरियर मॉलिक्यूल कोई पॉलीमर हो सकता है, लिपिड्स स्पेशलिस्ट में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो कि कई लिपिड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज भी होता है। तो इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन होगा, और इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो न्यूक्लिक एसिड है इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज होगा, जिसकी वजह से ये न्यूक्लिक एसिड नेगेटिवली चार्ज्ड मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स से कांटेक्ट करने के लायक हो पाएगा। क्योंकि शुरू में क्या होगा, अगर किसी कैरियर मॉलिक्यूल और खासकर पॉजिटिवली चार्ज कैरियर मॉलिक्यूल से डीएनए का इंटरेक्शन नहीं कराएंगे तो डीएनए भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, और मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स तो नेगेटिवली चार्ज्ड ही हैं, तो इसका मतलब ये डीएनए जो है वो मेम्ब्रेन से ही नहीं अटैच हो पाएगा, रिपल्सन होगा। तो जब रिपल्सन होगा तो आगे जाने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इन कैरियर मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब जब एक बार मेम्ब्रेन से कांटेक्ट हो जाएगा तब ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा सेल में एंडोसाइटोसिस के माध्यम से। तो ये जनरल प्रिंसिपल है इसके पीछे। अब कैल्शियम फॉस्फेट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, एक्चुअली ये स्टेल्थ स्ट्रेटजी का ही है हिसाब किताब। इसमें करेंगे क्या, कल्चर्ड सेल्स की वॉशिंग करेंगे फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन में। वॉशिंग करने के बाद इसमें डीएनए ऐड किया जिसको हमें ट्रांसफेक्ट कराना है। फिर इसके बाद इसमें कैल्शियम क्लोराइड ऐड करेंगे। जब कैल्शियम क्लोराइड ऐड करेंगे और फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन है ऑलरेडी, तो ये कैल्शियम क्लोराइड और फॉस्फेट मिलके कैल्शियम फॉस्फेट बनाएगा जो कि सेटल होगा, और सेटल होने के साथ जो डीएनए है प्रेजेंट जिसको हमने बाहर से ऐड किया है उसको भी लेके ये सेटल हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। और कहाँ सेटल होगा, सेल की सरफेस पे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सेटल हो जाएगा। तो कैल्शियम फॉस्फेट अलोंग विथ डीएनए। अच्छा, अब पॉजिटिवली चार्ज कैल्शियम है ही है, तो सेटलमेंट डीएनए का जब हो गया सेल सरफेस पे तो एंडोसाइटोसिस की हेल्प से डीएनए का इंटरनलाइजेशन हो जाएगा, हीट एंड ट्रायल मेथड। दूसरा तरीका है DEAE डेक्स्ट्रन, यानी डाई एथिल अमीनो एथिल डेक्स्ट्रन। ये क्या है, ये एक सॉल्यूबल पॉलीकेटायनिक कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीकेटायनिक और सॉल्यूबल है। तो क्या होगा, अब ये जो डेक्स्ट्रन है ये डीएनए से इंटरैक्ट करेगा और इस डीएनए का सेल मेम्ब्रेन से जो इंटरेक्शन है उसको प्रमोट करेगा, ये फैसिलिटेट करेगा। चूंकि ये कैटायनिक है तो डीएनए के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, और फाइनली इंटरनलाइजेशन डीएनए का होता है। तीसरा जो तरीका है वो है लाइपोसोम मीडिएटेड एंड लाइपोफेक्शन। अब लाइपोसोम्स क्या होते हैं, यहाँ डायग्राम भी हमने शेयर किया है। लाइपोसोम्स ऐसे वेसिकल्स होते हैं जिनके बीचों बीच ये एक्वस कंपार्टमेंट, डायग्राम ही देख लेते हैं पहले। बीचों बीच येलो कलर का एक्वस कंपार्टमेंट नजर आ रहा है विच इज सराउंडेड बाय अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो दोनों लेयर्स हमको दिख रही है, तो बहुत सिंपल डायग्राम है इसका। अब जो डीएनए है वो कहाँ पे इंट्रैप हो रहा है, एक्वस कंपार्टमेंट में, क्योंकि डीएनए जो है
वो एक्वस कंपार्टमेंट में कंफर्टेबली रह सकता है। और फायदा क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होने की वजह से इस लाइपोसोम का सेल की मेम्ब्रेन या होस्ट सेल की मेम्ब्रेन से जो फ्यूजन है वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड की है और लाइपोसोम का भी बाहरी लेयर फॉस्फोलिपिड का बना है। तो अब हमारे पास लाइपोसोम है जिसके अंदर डीएनए मौजूद है एक्वस कंपार्टमेंट में, येलो वाले में। इसको कल्चर्ड सेल्स के साथ इंक्यूबेट कर दिया गया, जिसकी वजह से दोनों मेम्ब्रेन्स यानी कि लाइपोसोम की और सेल की दोनों मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो गई। और जब मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई तो जो एक्वस कंपार्टमेंट में डीएनए था उसकी डिलीवरी कहाँ हो गई, साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंच गया, सेल के अंदर। इस जीन ट्रांसफर टेक्निक की एफिशिएंसी को बढ़ाने का भी एक तरीका है। कैसे? बाय इनकॉर्पोरेटिंग वायरल कोट प्रोटीन्स इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो यहां थोड़ा सा लाइपोसोम को और मॉडिफाई कर दिया जाएगा, यहाँ पे प्रोटीन्स जो हैं इस तरीके से अटैच कर दिए जाएं। और कौन से प्रोटीन्स होंगे? ये वायरल कोट प्रोटीन्स। तो इससे फायदा क्या होगा? लेट्स सी, वायरल कोट प्रोटीन्स, ये बाद में हम डायग्राम बना रहे हैं, लाइपोसोम का कंपोनेंट नहीं है, ये मॉडिफाइड लाइपोसोम कहलाएगा। अब वायरल कोट प्रोटीन अगर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में अटैच कर दिया तो इससे फायदा ये होगा कि वायरल एनवेलप और सेल मेम्ब्रेन इनका फ्यूजन जो है वो फैसिलिटेट होगा बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ दीज कोट प्रोटीन्स विद द मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स ऑफ द होस्ट। तो उससे भाई वायरस कैसे इन्फेक्ट करता है होस्ट सेल को? बाई बाइंडिंग टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। तो ये कोट प्रोटीन्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन से और अच्छे से बाइंड करेंगी और फिर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर अपना काम करेगी। ये जो फ्यूजोजेनिक पार्टिकल्स तैयार किए गए यानी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को वायरल कोट प्रोटीन से जोड़ा गया, उसको हम कहते हैं वायरोसोम्स। तो टर्म मालूम होना चाहिए। अब लाइपोसोम मेडिएटेड तो हमने देख लिया, लाइपोफेक्शन क्या है ये देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि कैटायनिक या न्यूट्रल लिपिड मिक्सचर्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये कैटायनिक या न्यूट्रल लिपिड्स जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली एसोसिएट हो जाते हैं डीएनए से। डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है और इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स तैयार होते हैं जिसको हम लाइपोप्लेक्स कहते हैं। तो लाइपोप्लेक्स बेसिकली है क्या? एक डीएनए लिपिड कॉम्प्लेक्स होता है और जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन वहाँ पे लाइपोसोम पहले बनाना पड़ता है, यहाँ सीधे मिक्सचर को ही ऐड कर दिया और डीएनए के साथ इंक्यूबेट कर दिया तो लाइपोप्लेक्स बन गया और ये एंडोसाइटोसिस की हेल्प से सेल के अंदर पहुंच जाएगा। चौथी टेक्निक है सेल या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन वाली। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें फ्यूजोजेंस का इस्तेमाल करते हैं, कॉमन तो पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल ही है। पांचवी स्ट्रेटेजी है रिसेप्टर मीडिएटेड ट्रांसफेक्शन। तो इसमें क्या करते हैं, डीएनए को किसी स्पेसिफिक लिगैंड के साथ कॉम्प्लेक्स करते हैं और ये जो लिगैंड है इस लिगैंड के लिए सेल सरफेस पे रिसेप्टर मौजूद होगा और ये लिगैंड ऑलरेडी डीएनए से बाउंड है। तो लिगैंड का इंटरेक्शन सेल सरफेस रिसेप्टर से होगा और फिर पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स का इंटरनलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना, लिगैंड डीएनए कॉम्प्लेक्स जो तैयार हुआ है, ये एंडोसाइटिक वेसिकल्स के थ्रू इंटरनलाइज हो रहा है जो कि लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो सकता है। और ये सिर्फ इसी के साथ प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम जितना भी हमने कहा कि एंडोसाइटोसिस के थ्रू डीएनए इंटरनलाइज हो रहा है वहाँ दिक्कत होगी ये वाली। लेकिन देखा गया है, ऑब्जर्व ये किया गया है कि सेल कल्चर में जब ऐसी प्रोसेस करते हैं एक्सपेरिमेंटली तो बहुत एफिशिएंसी आती है। 90% केसेस में, 100 में से 90 बार जो है वो डीएनए बचा रहता है। इन वीवो कंडीशन में जब हम ये स्ट्रेटेजी अपनाते हैं यानी कि लिविंग सिस्टम में ही, तब वो डीएनए जो है अपने फेट को पा लेता है, मतलब डिग्रेड हो जाता है। अभी क्यों होता है इसका मैकेनिज्म पूरी तरह से अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको 90% एफिशिएंसी मिल रही है, दैट इज सफिशिएंट।
अब इसके बाद हम बात करेंगे सेलेक्टेबल और स्क्रीनेबल मार्कर्स की। बात पहले भी कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और इसको कैटेगराइज कर दिया प्रॉपरली। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होती है? ये वो जीन है, सेलेक्टेबल मार्कर वो जीन है जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल के आर्टिफिशियल सिलेक्शन को परफॉर्म कराने में हेल्प करती है। जैसे ABR जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब सेलेक्टेबल मार्कर्स जो हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स या निगेटिव सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स। पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जीन जो होगी ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल की ग्रोथ को प्रमोट करेगी। कैसे? जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है तो ये क्या प्रोवाइड करेगी? ये रेजिस्टेंस टू स्पेसिफिक एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेगी, तो उस एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम में वो पर्टिकुलर होस्ट सर्वाइव कर जाएगा, तो ग्रोथ को प्रमोट कर रही, पॉजिटिव इसीलिए कहा। अब पॉजिटिव में भी हमारे पास दो कंडीशंस, यानी कंडीशनल पॉजिटिव सेलेक्टेबल मार्कर जीन या नॉन कंडीशनल पॉजिटिव सेलेक्टेबल मार्कर जीन। इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें डिफरेंस ये है कि ठीक है, वो जीन जो है किसी पर्टिकुलर प्रोटीन स्पेसिफिकली या एंजाइम के लिए कोड कर रही है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस मिल रहा है ट्रांसफॉर्म्ड सेल को किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए, और वही सबस्ट्रेट नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स के लिए टॉक्सिक है। एंटीबायोटिक ही अगर सबस्ट्रेट है, और उसी की हम बात करें क्योंकि यहाँ फिर से वही एग्जांपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का आ रहा है, तो वो एंटीबायोटिक जो है वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल के लिए तो टॉक्सिक, यानी उसको खत्म कर देगा, और जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल हैं उनको ग्रोथ करने का मौका देगा। नॉन कंडीशनल में क्या है कि यहां पे हमको सबस्ट्रेट ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहां जब तक हम एंटीबायोटिक नहीं डालेंगे मीडियम में तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। नॉन कंडीशनल में सबस्ट्रेट ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहां सेलेक्टिव ग्रोथ जो होगी वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म्ड सेल की ही होगी, यानी ऑलरेडी मौजूद यहां क्या हो रहा है कि ट्रांसफॉर्म नॉन ट्रांसफॉर्म दोनों टाइप की सेल है, एक को मारा जा रहा है, दूसरे को बचाया जा रहा है। यहां किसी को मारा वारा नहीं जाएगा, यहां वही सेल ग्रो करेगी जिसके पास सेलेक्टेबल मार्कर जीन होगी। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? ये एग्जाम्पल हम यहां पे डॉट डॉट कर रहे हैं। अभी हम बहुत सारी बातें बताएंगे, उसमें से आपको सोचना है और फिर फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। अब आ जाते हैं निगेटिव सेलेक्टेबल मार्कर जीन पे। इसको हम लोग काउंटर सेलेक्टेबल मार्कर जीन भी कहते हैं। और इसमें क्या हो रहा है? निगेटिव है ये, यहां जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है उसी की डेथ हो जा रही है। पॉजिटिव में तो ट्रांसफॉर्म्ड सेल की ग्रोथ हो रही थी, यहां ट्रांसफॉर्म्ड सेल की डेथ हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल हमारे पास थाइमिडीन काइनेज जीन का है, ये नेगेटिव सेलेक्टेबल मार्कर जीन है। इससे क्या होता है? इस जीन की मौजूदगी से जो होस्ट है वो गेनसाइक्लोविर के लिए सेंसिटिव हो जाता है। अब ये गेनसाइक्लोविर सिलेक्शन क्या है इसका हम लोग डिटेल देखेंगे, बस आप ये समझ लीजिए जैसे हम एंटीबायोटिक डाल रहे थे मीडियम में नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स को मारने के लिए, तो यहाँ गेनसाइक्लोविर जो है वो मीडियम में रहता है, तो जो ट्रांसफॉर्म सेल को मार देता है। रेप्लिका प्लेटिंग से हमको पता चल जाएगा कि ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स कहाँ कहाँ थी। इसमें भी दो कंडीशन हो सकती है, कंडीशनल नॉन नेगेटिव और नॉन कंडीशनल नेगेटिव, और वो बेसिक मैकेनिज्म उसकी वही रहेगी। कंडीशनल में सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड होगा, नॉन कंडीशनल में सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी सिलेक्शन की प्रोसेस के लिए। सिंपल सी बात है। तो ये हो गया सेलेक्टेबल मार्कर। अब बात करते हैं स्क्रीनेबल मार्कर्स की। स्क्रीनेबल मार्कर्स को हम विजुअल मार्कर कहते हैं या स्कोरेबल मार्कर या रिपोर्टर जीन इसी को कह देते हैं। ये जो जीन्स होती हैं ये ऐसा प्रोडक्ट जनरेट करती हैं, फॉर्म करती हैं
जिसको क्वांटिटेटिव एसेस का इस्तेमाल करके डिटेक्ट किया जा सकता है। यानी इन प्रोडक्ट्स को डिटेक्ट करना रिलेटिवली इजी होता है, डायरेक्टली डिटेक्ट किया जा सकता है। इन स्क्रीनेबल मार्कर जीन्स का इस्तेमाल कई काम के लिए हो सकता है, वेरियस पर्पसेस के लिए हो सकता है। जैसे कि इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफिक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। हुआ है तो एफिशिएंसी क्या है ट्रांसफॉर्मेशन की, कितने होस्ट सेल्स ट्रांसफॉर्म हुए हैं, और साथ ही साथ जीन एक्सप्रेशन को भी मॉनिटर करने के लिए स्क्रीनेबल मार्कर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और वो कैसे, कितना आरएनए या प्रोटीन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, इसी से हमको पता चल जाएगा कि जीन एक्सप्रेशन कितना हो रहा है। तो इसका मतलब कि रेट ऑफ जीन एक्सप्रेशन को भी पता किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी और एडवांस स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। और उसमें क्या करते हैं कि जो प्रोटीन कोडिंग रीजन है जीन का, उसके साथ एक रिपोर्टर जीन अटैच कर देते हैं। तो जैसे जैसे जीन एक्सप्रेस करेगी, रिपोर्टर जीन भी उसके साथ फ्यूजन प्रोटीन के फॉर्म में मौजूद रहेगी, और रिपोर्टर जीन रिपोर्ट देती रहेगी कि हाँ ये प्रोटीन बन रहा है। तो जितना उसका क्वांटिटी आएगी उस हिसाब से हम रेट ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे, सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है। खैर एग्जाम्पल्स जरा हम देख लें स्क्रीनेबल मार्कर्स के। लैक जेड जीन ऑफ इकोलाई, इसमें तो बहुत सिंपल होता है डिटेक्शन। ब्लू वाइट सिलेक्शन जो हमने पढ़ा, साफ साफ कॉलोनीज का कलर देख के आप बता सकते हैं कि हुआ कि नहीं ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरली क्लोरमफेनिकॉल एसिटाइल ट्रांसफेरेज या कैट एनकोडिंग जीन ऑफ इकोलाई, ये क्या करता है, ये एसिटाइल को क्लोरमफेनिकॉल पे ट्रांसफर करता है। एसिटाइल ग्रुप ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इज ट्रांसफर टू क्लोरमफेनिकॉल, जिसकी वजह से ये एंटीबायोटिक इनएक्टिवेट हो जाता है। एक तरीके का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से सिमिलरिटी शो करता है। तो जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होंगी वो मर जाएंगी और नॉर्मल सर्वाइव करेंगी। देन वी हैव दिस ल्यूसीफेरेज जीन ऑफ फायरफ्लाई, Photinus spiralis। इसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, किस टेक्निक में बताए थे, पायरोसीक्वेंसिंग, यस। फिर आता है हमारे पास ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन जीएफपी जीन, जेलीफिश से ये प्राप्त की जाती है, एक्वोरिया विक्टोरिया। ठीक है, इसके बारे में कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन के बारे में इंपॉर्टेंट है। शिमोमुरा जापानीज साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की। ये एक ऑटो फ्लोरेसेंट प्रोटीन होती है, 238 एमिनो एसिड की बनी होती है, ज़्यादा बड़ी प्रोटीन नहीं है। इसमें 11 बीटा स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं जो कि एक बीटा बैरल बनाते हैं। जैसे फ्लैजिला और सीलिया में हम देखते थे बैरल वो चारों तरफ, और इस बीटा बैरल के बीचों बीच अल्फा हेलिक्स जो है वो रन करता है, मतलब सेंटर में इस बैरल के बीचों बीच। अब इसका डायग्राम देखेंगे हम लोग। कलर जो आता है या फ्लोरेसेंस जो आता है वो क्रोमोफोर की वजह से आता है, और ये क्रोमोफोर वाला जो इलाका है ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, मिडिल रीजन ऑफ बीटा बैरल। अभी देखते हैं क्रोमोफोर का जो इलाका होता है ये कौन बनाता है, इट इज फॉर्म बाय स्पेसिफिक एमिनो एसिड रेसिड्यूज नंबर 65 से 67, जिसमें 3 एमिनो एसिड्स हैं, सेरीन, टायरोसिन और ग्लाइसिन। और क्रोमोफोर जो है वो केमिकली है क्या, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिलिडीन इमिडाजोलिनोन। 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, भले कितना ही लंबा नाम लग रहा है। वैसे इसकी पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन बता दिया हमने। जब ये इलाका 65 से 67 नंबर एमिनो एसिड का इलाका, या ये तीनों एमिनो एसिड का, इसके ऊपर यूवी या ब्लू लाइट
इंसिडेंट की जाती है 400 नैनोमीटर की ब्लू लाइट होगी। यूवी तो उससे उसका वेवलेंथ कम होगा, ये ब्लू लाइट का वेवलेंथ बता रहा है। तो ये फ्लोरेसेंस शो करता है क्रोमोफोर, और इस फ्लोरेसेंस का जो पीक वेवलेंथ होता है वो निकल के आता है 508 नैनोमीटर। तो ये 500 से लेके 520 540 तक का जो रीजन होता है वो ग्रीन कलर के लिए होता है। तो एब्जॉर्ब कर रहा है ये यूवी और ब्लू रेंज में, और एमिट कर रहा है ये ग्रीन रेंज में। तो इसका मतलब इसीलिए वो ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन होती है। अच्छा, इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? फ्यूजन टैग की तरह, फॉर मॉनिटरिंग प्रोटीन लोकलाइजेशन। इस चीज पे आपको ध्यान देना है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको सेल के अंदर किसी स्पेसिफिक प्रोटीन की लोकेशन देखनी है, तो उस पर्टिकुलर प्रोटीन की जीन के साथ ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन की जीन को या कोडिंग रीजन को फ्यूज कर दें, और जब फ्यूजन प्रोटीन बनेगी तो जहां जहां वो जाएगी वो बता देगी कि वो फला प्रोटीन कहां पहुंची। ये है इसका डायग्राम। अब यहाँ पे बीटा बैरल जो है वो बाहर की तरफ है। ये 11 स्ट्रैंड्स, अगर इसको हम ऐसे काउंट करें 1 2 3 4 5 से ऐसे बाहर की तरफ काउंट करेंगे तो 11 ये हैं। अल्फा हेलिक्स इसके बीच में रन कर रहा है, और ये जो स्पेसिफिक रेसिड्यूज जिसकी हेल्प से क्रोमोफोर तैयार हो रहा है वो है हमारे सेरीन 65 पे है, टायरोसिन 66 पे है, और ग्लाइसिन जो है वो 67। ये तीनों मिलके क्रोमोफोर तैयार कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इसका दूसरा डायग्राम भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, जिसमें वेवलेंथ वगैरह भी मेंशन्ड है, तो इसको देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमोफोर वैसे ही दिखा रहा है, और ये फ्लोरेसेंस किस तरीके से, फ्लोरेसेंस की रिएक्शन क्या है ये दिखा रहा है। वैसे इसको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, साइक्लाइजेशन होगा, फिर डिहाइड्रेशन होगा, फिर ऑक्सीडेशन होगा, और फाइनली यहाँ पे फ्लोरेसेंस दिखने लगेगा। ऑक्सीडेशन तो ज़रूरी है, ये तो हमने ल्यूसीफेरेज वाले में भी देखा था। ल्यूसीफेरिन जब ऑक्सीजन से जुड़ रही थी तभी वो फ्लोरेसेंस शो कर रही थी। अब जो ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल्स हैं इनका सिलेक्शन कैसे करते हैं? तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हमने देख लिया, सेलेक्टेबल मार्कर। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सेक्शन बी के लिए, कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हैं, और या हम ये कहें कि जो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक है इसका मोड ऑफ एक्शन जो है क्या है, और रेजिस्टेंस जीन का क्या मोड ऑफ एक्शन है, तो इसको ध्यान से याद रखना है। जैसे एम्पिसिलिन की बात करें तो मोड ऑफ एक्शन क्या है? एम्पिसिलिन का मोड ऑफ एक्शन ये है कि ये बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। कैसे? पेप्टाइडोग्लाइकन क्रॉस लिंकिंग को डिसरप्ट करके। अब रेजिस्टेंस जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन क्या करती है? तो इस जीन का जो प्रोडक्ट है वो है बीटा लैक्टेमेज एंजाइम है। ये एम्पिसिलिन को हाइड्रोलाइज कर देता है, तो एम्पिसिलिन अपना काम नहीं कर पाएगी। टेट्रासाइक्लिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है? एमिनो एसिड टीआरएनए को 30 एस राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड नहीं होने देता। तो जब बाइंडिंग ही नहीं होगी तो प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएट ही नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एटलीस्ट। रेजिस्टेंस जीन क्या करती है? तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो है ये एक मेम्ब्रेन प्रोटीन को कोड करती है, जिसकी हेल्प से जो टेट्रासाइक्लिन है वो मेम्ब्रेन पे एक्यूमुलेट ही नहीं हो पाता है। यानी कि मेम्ब्रेन पे जब एक्यूमुलेट ही नहीं हो पाएगा तो सेल के अंदर नहीं आ पाएगा। सेल के अंदर नहीं आएगा तो क्या होगा? अपना मोड ऑफ एक्शन नहीं शो कर पाएगा। तो इफ्लक्स मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म की डिटेल में हमको जाना नहीं है। कानामाइसिन, कानामाइसिन जो है ये राइबोसोम की फंक्शनैलिटी, या हम कहें दोनों सब यूनिट्स को आपस में अटैच नहीं होने देती है। और ये जो रेजिस्टेंस जीन है, कानामाइसिन को नियो आर जीन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफेरेज एंजाइम को कोड करती है, और कानामाइसिन को इनएक्टिवेट करती है बाय फॉस्फोराइलेशन। ठीक है,
क्लोरमफेनिकॉल, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये राइबोसोमल 50S सब यूनिट से अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से वो 30S सब यूनिट से अटैच नहीं हो पाता और ट्रांसलेशन नहीं शुरू हो पाता। रेजिस्टेंस जीन प्रोडक्ट क्या है? क्लोरमफेनिकॉल एसिटाइल ट्रांसफेरेज है, जो अभी हमने देखा था एसिटाइल ग्रुप कहाँ से, एसिटाइल कोएंजाइम ए से लेके क्लोरमफेनिकॉल पे ट्रांसफ़र कर देता है, जिसकी वजह से क्लोरमफेनिकॉल जो है वो राइबोसोम से बाइंड नहीं कर पाता है। और जब बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा? ट्रांसलेशन को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, यानी काम चलता रहेगा। तो ये कैट वाला जो था, तो ये हमने देख लिया। तो हमने सेलेक्टेबल मार्कर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की बात कर ली। अब स्क्रीनेबल मार्कर में हम लैक्जेड जीन की थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। ऑलरेडी इसके बारे में बताए हैं हम, लेकिन कुछ और बातें हैं जो जानना ज़रूरी है। लैक्जेड जीन जो है वो बेसिकली बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन भी कहलाती है, जो किसी एंजाइम के लिए कोड करती है। ये इस ऐसे को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन कॉम्प्लीमेंटेशन या अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन। अब ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, ये क्या है? होमोटेट्रामर। ठीक, लैक्जेड जीन में म्यूटेशन कॉज किया जाता है। इस म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि ये जो पूरा प्रॉपर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनना था होमोटेट्रामेरिक फॉर्म में, वो नहीं बनता है। उसकी जगह एक ओमेगा पेप्टाइड तैयार हो जाता है। अब इसको ओमेगा पेप्टाइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पेप्टाइड में एन टर्मिनल के कुछ एमिनो एसिड रेसिड्यूज मिसिंग होते हैं, तो लैक करता है। यानी ओमेगा पेप्टाइड इज नॉट अ कंप्लीट पेप्टाइड बिकॉज इट लैक्स सम एन टर्मिनल रेसिड्यूज। अब ये एन टर्मिनल रेसिड्यूज कितने रेसिड्यूज होते हैं? लगभग 50 एमिनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं। और ये 50 एमिनो एसिड रेसिड्यूज कलेक्टिवली अल्फा पेप्टाइड फॉर्म करते हैं। ठीक, तो ओमेगा पेप्टाइड प्लस अल्फा पेप्टाइड जब होगा, तब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रॉपरली फॉर्म होगा। अच्छा, होमोटेट्रामर है, इसका मतलब कि चार, मतलब ओमेगा प्लस अल्फा की 4 कॉपीज होंगी। अल्फा पेप्टाइड ना होने की वजह से, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि म्यूटेशन हो गया जीन। अल्फा पेप्टाइड ना होने की वजह से जो होमोटेट्रामर है वो नहीं फॉर्म हो पाता, तो फंक्शनल एंजाइम नहीं मिलता। इस अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन मेथड में होस्ट जो होता है वो म्यूटेंट है, अभी हमने जैसा बताया, वो सिर्फ और सिर्फ ओमेगा पेप्टाइड की सिंथेसिस कर सकता है, जबकि जो वेक्टर इस्तेमाल करते हैं उसको लैक जेड अल्फा जीन सफिशिएंट बनाते हैं। मतलब कि वेक्टर जो है वो अल्फा पेप्टाइड बनाने के लिए सक्षम है और होस्ट जो है वो ओमेगा पेप्टाइड ही बना सकता है। जब होस्ट और वेक्टर दोनों को एक साथ कर दिया जाएगा तो हमको फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम मिल जाएगा। डायग्रामेटिकली इसको समझ लेते हैं। प्लाज्मिड वेक्टर, प्लाज्मिड वेक्टर किस लिए रिक्वायर्ड होता है? ये लैक्जेड 5 प्राइम सीक्वेंस, या जिसको हम अल्फा कह रहे हैं, एन टर्मिनल अल्फा पेप्टाइड के लिए। और ये वेक्टर है, ये बाहर से आ रहा है, और ये प्लाज्मिड जो है ये होस्ट का है। एफ प्राइम प्लाज्मिड लैक्जेड 3 प्राइम सीक्वेंस बनाएगा, यानी ओमेगा पेप्टाइड ये बना देगा, सी टर्मिनल ओमेगा पेप्टाइड। जब दोनों मौजूद रहेंगे तो हमको फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम मिल जाएगा, और एक्स गैल जो कि कलरलेस था उसको एक्स गैल ब्लू कलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, रिएक्शन क्या होती है ये यहाँ पे देख सकते हैं। एक्स गैल क्या है? कलरलेस। बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाटर के प्रेजेंस में गैलेक्टोज और 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी इंडोल ये बनाता है।
इसका जब डाइमेराइजेशन और ऑक्सीडेशन होता है तो ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, तो ब्लू कलर की कॉलोनीज हमको मिल जाएंगी। ठीक है, तो दिस वाज ब्लू वाइट सिलेक्शन। अब रेड वाइट सिलेक्शन देख लेते हैं। रेड वाइट सिलेक्शन क्या है? ये रिकॉम्बिनेंट यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स के लिए इस्तेमाल होता है। ब्लू वाइट बैक्टीरिया में इस्तेमाल हो रहा था, ये यीस्ट में। अब क्या होता है इसमें देख लें जरा। दो यीस्ट की जीन्स होती हैं जो दो एंजाइम्स के लिए कोड करती हैं, और ये एंजाइम्स बेसिकली एडेनिन की बायोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। वो जीन्स कौन कौन सी हैं? ADE1 जीन, ADE2 जीन। तो ADE1 एंड 2। ADE1 किसके लिए कोड करती है? फॉस्फोराइबोसिल एमिनो इमिडाजोल सक्सिनो कार्बोजामाइड सिंथेटेज। ADE2 किसके लिए? ऊपर वाला नाम वही है, फॉस्फोराइबोसिल एमिनो इमिडाजोल कार्बोक्सिलेज। बहुत लंबा नाम है, ये सिंथेटेज है, ये कार्बोक्सिलेज है, इतना याद रखिए, जीन का नाम याद रखिए मेनली। ADE1 ADE2। अब ऐसी सेल्स जो इन जीन्स के लिए म्यूटेंट हैं, उनमें क्या होगा? उनमें ये जो बायोसिंथेसिस है एडेनिन की, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो जिससे क्या होगा कि एक रेड कलर का इंटरमीडिएट एक्यूमुलेट होता रहेगा। उस इंटरमीडिएट बाद एंजाइम्स चाहिए, एंजाइम्स है ही नहीं क्योंकि म्यूटेंट है सेल। तो एडेनिन बायोसिंथेसिस पाथवे में अगर म्यूटेंट हैं सेल्स, तो रेड इंटरमीडिएट एक्यूमुलेट होता रहेगा, सेल्स रेड कलर की दिखेंगी। लेकिन ऐसी ADE म्यूटेंट सेल्स जो SUP4 जीन को एक्सप्रेस करती हैं, वो वाइट कलर की होती हैं। और ये जो वाइट कलर है यही वाइल्ड टाइप कलर है। अब समझ लीजिए, नॉर्मल जो ADE म्यूटेंट सेल्स होंगी जिनमें SUP4 जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, वो रेड कलर की होंगी क्योंकि रेड इंटरमीडिएट एक्यूमुलेट हो जाएगा। लेकिन ऐसी म्यूटेंट सेल्स जिनमें इस पर्टिकुलर SUP4 जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, वो वाइट दिखेगी। क्यों? बिकॉज ADE म्यूटेशन इज सप्रेस्ड बाय tRNA ऑफ SUP4 जीन। SUP4 जीन बेसिकली किसके लिए कोड कर रही है? tRNA के लिए। ये tRNA क्या करता है? ADE म्यूटेशन को सप्रेस कर देता है। ADE म्यूटेशन कैसा म्यूटेशन था? UAA। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एंजाइम सिंथेसाइज होना था, उस एंजाइम के बीच बीच में कहीं एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड जो है वो चेंज हो गया, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर कोडॉन स्टॉप कोडॉन में कन्वर्ट हो गया। तो जब बीच का ही कोडॉन कोई स्टॉप कोडॉन में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या वो एंजाइम बन पाएगा? नहीं बनेगा। लेकिन ये tRNA क्या करता है? ये tRNA इसको रीड कर लेता है, कहता है कि भैया छोड़ो, हम जो एमिनो एसिड यहाँ पे था वही लेके पहुँच जाएंगे। यानी ये tRNA पहुँच जाता है डिस्पाइट दिस कोडॉन बीइंग अ स्टॉप कोडॉन। तो फिर हो क्या गया? अब इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया इस म्यूटेशन का। तो यानी ADE म्यूटेशन सप्रेस हो गया बिकॉज ऑफ दिस SUP4 जीन। क्या कॉम्प्लेक्सिटी है भैया, नेचर ने ये सब बनाया है, सब रैंडम है। खैर, तो अब बात समझ में आ गई। तो जो म्यूटेंट सेल्स SUP4 जीन एक्सप्रेस करेंगी उसमें ADE म्यूटेशन का कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, यानी कि वो वाइट कलर की होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। जब फॉरेन DNA इंसर्ट किया जाता है तो वो इंसर्ट कहाँ किया जाता है? SUP4 जीन में ही इंसर्ट कर दिया जाता है। तो उससे क्या हो जाएगा? SUP4 जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब जब SUP4 जीन जो है वो इनएक्टिवेट हो गई तो क्या होगा? tRNA नहीं बनेगा इसका।
और जब टीआरएनए नहीं बनेगा तो एडीई म्यूटेशन जो है वो सप्रेस नहीं होगा। इसका मतलब कि एडीई म्यूटेशन बना रहेगा, और अगर एडीई म्यूटेशन बरकरार रहेगा तो रेड इंटरमीडिएट भी अपीयर होगा रिकॉम्बिनेंट एक वेक्टर्स में, रिकॉम्बिनेंट में ही, क्योंकि वहीं तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो रहा है। नॉन रिकॉम्बिनेंट जो एक वेक्टर्स होंगे वो वाइट ही होंगे। क्या ये समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये तो हो गया अलग अलग तरीके जो है वो जीन ट्रांसफर के एनिमल सेल्स में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन वेक्टर। देखते हैं भाई एक्सप्रेशन वेक्टर, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो जीन ये लेके जाएगा उसको एक्सप्रेस कराने की जिम्मेदारी इसके पास होगी। तो इनमें रेगुलेटरी एलिमेंट्स होने चाहिए जीन के एक्सप्रेशन के लिए। सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन वेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो ट्रांसक्रिप्शन वेक्टर्स होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन वेक्टर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन को अलाउ करते हैं, ट्रांसलेशन के लिए इनके पास रेगुलेटरी एलिमेंट्स नहीं होते हैं। फिर आते हैं प्रोटीन एक्सप्रेशन वेक्टर्स। ये टिपिकल एक्सप्रेशन वेक्टर्स होते हैं, यानी कि ये ट्रांसक्रिप्शन भी अलाउ करेंगे, ट्रांसलेशन भी अलाउ करेंगे, जिसकी वजह से हमको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मिल जाएगी। अब ये जो प्रोटीन एक्सप्रेशन वेक्टर्स होते हैं इनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ये देख लेते हैं। पहला तो ट्रांसक्रिप्शन के रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होंगे, आरएनए प्रोसेसिंग सिग्नल्स के सीक्वेंसेस होंगे, और प्रोटीन सिंथेसिस और टारगेटिंग के लिए भी इनमें सीक्वेंस मौजूद होंगे। मतलब इन प्रोसेसेस के लिए जो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स होंगी उनके भी सीक्वेंसेस होंगे, तो जाहिर है होना ही चाहिए। एक्सप्रेशन वेक्टर की सबसे अहम बात क्या होनी चाहिए? इट शुड कैरी अ स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर। स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर से फायदा क्या है? लेवल ऑफ एक्सप्रेशन जो है जीन का वो बढ़ा हुआ मिलेगा। स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट अटैचेस आरएनए पॉलीमरेज विद इटसेल्फ फर्मली। जब फर्म अटैचमेंट होगा प्रोमोटर से आरएनए पॉलीमरेज का, तो इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज बार बार स्किप नहीं करेगा, और जब जुड़ा रहेगा तो लगातार वो ट्रांसक्रिप्शन करता रहेगा, तो लगातार एक्सप्रेशन जीन का आता रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर। ठीक है, अब ये जो प्रोमोटर है इसका रेगुलेशन भी होना चाहिए। ई कोलाई में दो तरीके हैं रेगुलेशन के, एक तो इंडक्शन और दूसरा रिप्रेशन। इंडक्शन में क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ऑन हो जाएगा किसी केमिकल की वजह से। रिप्रेशन में क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जाएगा किसी रेगुलेटरी केमिकल की वजह से। ये एक डायग्राम है टिपिकल प्रोटीन एक्सप्रेशन वेक्टर का, जिसके कंपोनेंट्स आप आसानी से देख सकते हैं। इसके पास एक प्रोमोटर है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट के लिए जीन्स हैं, कोडिंग सीक्वेंस है, सी टर्मिनल टैग है, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर के सीक्वेंस हैं, सेलेक्टेबल मार्कर ऑफ कोर्स होगा वेक्टर है तो ओरी फॉर इट्स ओन रेप्लिकेशन, देन रेगुलेटरी जीन्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन। तो ये कंपोनेंट्स हो गए प्रोटीन एक्सप्रेशन वेक्टर के, आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, या पढ़ देते हैं भैया तुम्हारे लिए, थोड़ा काम आसान कर दें। ये क्या है? ई कोलाई एक्सप्रेशन वेक्टर है, इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, प्रोमोटर, रेगुलेटरी जीन, सेलेक्टेबल मार्कर, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर, राइबोसोम बाइंडिंग साइट, या जिसको शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस कहते हैं। देन वी हैव मल्टीपल क्लोनिंग साइट, एन और सी टर्मिनल टैग्स। एन या सी टर्मिनल टैग की वजह से क्या होता है कि एक्सप्रेशन, सॉल्युबिलिटी, डिटेक्शन और प्यूरिफिकेशन ये सब आसान हो जाता है, पहचान हो जाती है ना टैगिंग करने से। तो इतने सारे प्रोटीन मिक्सचर में से अगर हमको पता है कि किसको निकालना है, किसको प्यूरिफाई करना है, तो जाहिर सी बात है एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अच्छा, अब मोस्ट कॉमन प्रोमोटर्स। भाई एक्सप्रेशन वेक्टर का सबसे अहम फीचर क्या है? प्रोमोटर। तो कॉमन प्रोमोटर्स जो ई कोलाई एक्सप्रेशन वेक्टर में इस्तेमाल किए जाते हैं वो हम देख लेते हैं।
सबसे पहला तो लैक प्रमोटर ही है, और इस लैक प्रमोटर को इंड्यूस किससे किया जा सकता है? आईपीटीजी से, आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइड। इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? ये लैक्टोज के सिमिलर होता है, यानी लैक्टोज जो काम करेगा वही काम आईपीटीजी करता है। लेकिन अब लैक प्रमोटर में दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ये एक वीक प्रमोटर है। वीक प्रमोटर है तो इसका मतलब कि लो लेवल होगा एक्सप्रेशन का। वीक प्रमोटर मतलब आरएनए पॉलीमरेज बार बार जुड़ेगा फिर छोड़ देगा, आपस में इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रांग नहीं है। और इस प्रमोटर के साथ एक और दिक्कत यह है कि जो लैक जीन्स हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन तब भी चलता रहता है सिग्निफिकेंट लेवल पे जब इंडक्शन ना मौजूद हो, जिसको हम बैकग्राउंड एक्सप्रेशन कहते हैं। क्यों चलता रहता है, क्या कोई बता सकता है? अगर लैक ओपेरॉन आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं। बेसल लेवल का ट्रांसक्रिप्शन चलता रहता है। हाँ, क्यों क्यों क्या वजह है उसकी? रिप्रेसर थोड़ी थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है ऑपरेटर को, तो जो बेसल लेवल पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है सेल में, हाँ, तो वो जाके वो लैक्टोज का लैक्टोज में तोड़ देता है, फिर वो ऐसे ही कुछ होता है सर। अच्छा ठीक है, चलो। ZYA यही तो था लैक ओपेरॉन। Z हम जान रहे हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए था, Y जो है वो परमिएज के लिए था, और A जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। तो ये 3 एंजाइम्स कोड होते थे। इसका तो ट्रांस एसिटाइलेज का बहुत क्लियर रोल नहीं पता है, लेकिन इन दोनों का रोल तो हमको मालूम है। अब देखो, ये परमिएज जो था ये क्या कराता था? परमिएज का काम बताओ कोई, तंजीला बताओ। परमेबिलिटी मेम्ब्रेन को, ताकि लैक्टोज सेल में अंदर आ सके। सेल के अंदर आ सके, है ना? अच्छा, अब ये लैक ओपेरॉन इंड्यूस किसकी वजह से होता है? लैक्टोज की वजह लैक्टोज से। की वजह से, एग्जैक्टली। लेकिन लैक्टोज की एंट्री किस वजह से होगी? जब ये परमिएज एंजाइम मौजूद होगा। हम्म। अब सवाल ये आता है कि परमिएज एंजाइम कब मौजूद होगा? जब लैक ओपेरॉन चल रहा होगा। और सवाल ये है कि लैक ओपेरॉन चल कब रहा होगा? जब लैक आ चुका होगा। ये चिकन एंड एग पैराडॉक्स है, पहले लैक या पहले परमिएज। तो इस समस्या का निपटारा करने के लिए ही ये जो बैकग्राउंड या जो बेसल लेवल ऑफ एक्सप्रेशन है वो चलता रहता है कि भैया थोड़ी मात्रा में ही सही ये परमिएज मौजूद तो रहे सेल के अंदर, जिसकी वजह से लैक्टोज थोड़ी मात्रा में आए। और जब एक बार आएगा लैक्टोज तो उसके बाद तो वो पूरे ओपेरॉन को इंड्यूस करेगा ही करेगा। बात समझ में आई? जी सर। ओके। तो ये हो गया लैक प्रमोटर। अब आते हैं दूसरे प्रमोटर पे, यानी कि टीआरपी, ट्रिप्टोफैन प्रमोटर। टीआरपी प्रमोटर जो है वो ट्रिप्टोफैन की प्रेजेंस में रिप्रेस हो जाता है। और इंड्यूस किसकी वजह से होता है? तो केमिकल जो है 3 बीटा इंडोल एक्राइलिक एसिड है। ये टीआरपी ओपेरॉन, तो वो अब ओपेरॉन में डिस्कस करेंगे, बस इतना आप समझ लें। देन वी हैव अ टैक प्रमोटर। टैक क्या है? इट इज अ हाइब्रिड ऑफ ट्रिप्टोफैन एंड लैक प्रमोटर्स, तो दोनों को मिला दिया। इससे फायदा क्या है कि अब ये स्ट्रांग प्रमोटर बन गया, आइदर ऑफ देम से स्ट्रांग, यानी कि टीआरपी और लैक दोनों से स्ट्रांग हो गया। एंड इट इज इंड्यूस्ड बाय आईपीटीजी, जिससे लैक भी इंड्यूस होता है। अब हमारे पास है लैम्डा पीएल प्रमोटर, वेरी स्ट्रांग प्रमोटर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आज का है भाई। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है लैम्डा का जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसके ट्रांसक्रिप्शन के लिए। कहाँ पे? इकोलाई, यानी उसके होस्ट में। लैम्डा प्रोमोटर को रिप्रेस करने के लिए लैम्डा रिप्रेसर जीन होती है, लैम्डा रिप्रेसर प्रोटीन होती है, विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ सीआई जीन। अच्छा, अगर एक्सप्रेशन वेक्टर में ये प्रमोटर मौजूद है
तो उसके लिए म्यूटेंट इकोलाई होस्ट होना चाहिए। म्यूटेंट इकोलाई होस्ट का मतलब क्या हो गया कि ये लैम्डा रिप्रेसर प्रोटीन, ऐसी लैम्डा रिप्रेसर प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए ये म्यूटेंट होना चाहिए विच इज द टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोटीन। इस प्रोटीन को टेम्परेचर सेंसिटिव होना है। उससे होगा क्या कि लो टेम्परेचर जब होगा लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस, तो उस दौरान ये जो लैम्डा रिप्रेसर जो प्रोटीन है ये अपना काम करती रहेगी लो टेम्परेचर पे, एंड नाउ इट इज एबल टू सप्रेस लैम्डा पीएल प्रमोटर, क्योंकि फंक्शनल रहेगी। लेकिन जब टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर होगा तो लैम्डा रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगी, और जब ये इनएक्टिवेट हो जाएगी तो प्रोमोटर को सप्रेस नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्लोन जीन का ट्रांसक्रिप्शन चलता रहेगा। ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी कि कैसे लैम्डा पीएल प्रमोटर के लिए म्यूटेंट इकोलाई होस्ट का फॉर्मेशन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं एक्सप्रेशन सिस्टम की। एक्सप्रेशन सिस्टम देखो, अगर हमको हेट्रोलोगस प्रोटीन का प्रोडक्शन करना है, हेट्रोलोगस प्रोटीन का मतलब कि जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से डिराइव की हो प्रोटीन, तो उसके लिए हमको सूटेबल एक्सप्रेशन सिस्टम चाहिए। जाहिर सी बात है, हमको यूकैरियोटिक प्रोटीन बनानी है, तो अगर यूकैरियोटिक एक्सप्रेशन सिस्टम होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑल्दो प्रोकैरियोटिक सिस्टम में भी बनता ही है भाई, इंसुलिन इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। तो लेकिन अगर हमको मैनिपुलेट करना है प्रोकैरियोटिक एक्सप्रेशन सिस्टम को, उसमें क्या चेंजेस लाने होंगे, तो देखते हैं जरा। प्रोकैरियोटिक एक्सप्रेशन सिस्टम की हम बात करते हैं। ये तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी यूकैरियोटिक प्रोटीन के लिए जिसके पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट ना हो, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो ये मैकेनिज्म चलती ही नहीं है, तो ये हो ही नहीं पाएगी। तो ऐसे जीन प्रोडक्ट्स जो पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाई ना होना हो जिनको, उसके लिए तो हम इस्तेमाल कर लेंगे प्रोकैरियोटिक एक्सप्रेशन सिस्टम को। फायदा क्या है यहाँ पे? हाई ग्रोथ रेट मिलता है, हाई लेवल एक्सप्रेशन मिलता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। अच्छा, प्यूरिफिकेशन अगर करना है रिकॉम्बिनेंट फ्यूजन प्रोटीन का, तो एफिनिटी प्यूरिफिकेशन मेथड से कर सकते हैं हम। जैसे अब फ्यूजन प्रोटीन में एग्जांपल हम ले लें तो ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफेरेज और माल्टोज बाइंडिंग फ्यूजन प्रोटीन, इस तरीके की प्रोटीन जो होती हैं वो एफिनिटी प्यूरिफिकेशन से आसानी से प्यूरिफाई हो जाती हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक एक्सप्रेशन वेक्टर्स के साथ प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं? दो कैटेगरी में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली प्रॉब्लम आती है कि जो फॉरेन जीन है उसका नेचर ऑफ सीक्वेंस कैसा है। नेचर ऑफ सीक्वेंस का मतलब कि अगर उसमें इंट्रॉन्स मौजूद हैं या टर्मिनेशन सिग्नल्स जो है वो बीच में कहीं मौजूद हैं तो दिक्कत होगी। पहली समस्या फॉरेन जीन के नेचर की वजह से। दूसरी समस्या क्या आती है? होस्ट की अपनी समस्या है जिसमें एक्सप्रेशन सिस्टम हम लॉन्च करना चाह रहे हैं। इसमें क्या है कि प्रोटीन की प्रोसेसिंग जो है वो तो हो नहीं सकती। अगर पोस्ट ट्रांसलेशनल, जो अभी हमने जिक्र किया, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होना है जैसे ग्लाइकोसाइलेशन है या फॉस्फोराइलेशन, तो वो तो प्रोकैरियोट में हो नहीं पाएगा, ई कोलाई में। और समस्या क्या है? ई कोलाई में जो क्लोन्ड यूकैरियोटिक जीन के प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं अक्सर वो इनसॉल्युबल एग्रीगेट बना लेते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपरली अनफोल्डेड स्टेट में रखने के लिए और फोल्डिंग कराने के लिए जो शेपेरॉन सिस्टम यूकैरियोट्स में मौजूद होता है उतना एफिशिएंट सिस्टम प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। तो इस वजह से ये प्रोटीन प्रोडक्ट्स यूकैरियोटिक जीन के इनसॉल्युबल एग्रीगेट बना लेते हैं, जिसको हम इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। क्यों बन रहा है? अभी हमने बताया, इनकरेक्ट फोल्डिंग की वजह से। अब ये इनकरेक्ट फोल्डिंग या इंक्लूजन बॉडीज क्यों बन सकते हैं? कई कारण हैं। हो सकता है कि हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज जो है वो एक्सपोज हो गए हों। भाई हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज तो हमेशा प्रोटीन के इंटीरियर में पाए जाने चाहिए, लेकिन एक्सपोज हो गए तो गड़बड़ हो गई फोल्डिंग। नॉर्मल इंटरेक्शन पार्टनर्स जो हैं वो एब्सेंट हो। इंटरेक्शन पार्टनर का मतलब वही वो शेपेरॉन की बात कर रहे थे। इनएप्रोप्रिएट और मिसिंग पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, तो मिस तो कर ही रहा है भाई, प्रोकैरियोटिक सिस्टम में कहाँ मिलेगा। अब भैया एक समस्या यहाँ पे नेचर ऑफ सीक्वेंस की और जान लीजिए रह गई थी, कोडॉन बायस।
कोडॉन बायस क्या होता है? बायस फॉर वन और टू कोडॉन्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल डिजेनरेट कोडॉन फैमिलीज। कुछ नहीं समझ में आया। Some codons are most frequently used by all genes, irrespective of the abundance of protein. CCG for proline. कुछ समझ में आया। Highly expressed genes exhibit greater degree of codon bias. कुछ नहीं समझ में आया। एक लाइन में समझा दे रहे हैं। कोडॉन बाय आया प्लीज। जनरेट कोडॉन फैमिलीज मतलब कई सारे कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, ठीक है, उनमें से एक को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, वही कोडॉन बायस। यस वेरी गुड। बस यही एक लाइन में समझाना था, शाबाश। अब देखिए यूकैरियोटिक एक्सप्रेशन सिस्टम की बात करते हैं। यूकैरियोटिक एक्सप्रेशन सिस्टम, इसमें हमारे पास यीस्ट है, मैमेलियन सेल्स हैं, बैकुलोवायरस सेल्स हैं इंसेक्ट के लिए। देन एक्सप्रेशन का लेवल इसमें बहुत हाई मिलता है। प्रोटीन्स जो बन रही हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, उनका प्योरिफिकेशन जो है स्पेशल टैग की हेल्प से आसान है। तो जैसे हिस्टिडीन टैग लगा दिया, मिक और अदर टैग्स लगा दिए, तो रिकग्नाइज करना आसान है। नुकसान बस एक ही है कि यूकैरियोटिक सेल्स जो है उनकी ग्रोथ रेट जो है वो स्लो होती है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स, बाकी तो ठीक ही है। अच्छा भैया, फ्यूज़न प्रोटीन क्या? फ्यूज़न प्रोटीन को हम हाइब्रिड प्रोटीन या काइमेरिक प्रोटीन भी कहते हैं। और ये आपको अंदाज़ा है कि दो या ज़्यादा कोडिंग सीक्वेंस अलग अलग जीन के, इनको एक साथ क्लोन कर दिया, तो ट्रांसलेशन होने के बाद एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस मिलेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? फ्यूजन या हाइब्रिड या काइमेरिक प्रोटीन। फ्यूजन प्रोटीन बनने से एक फायदा और हो जाता है कि पहले तो अगर रिपोर्टर जीन के साथ वो टैग करेंगे तो आइडेंटिफाई हो जाएगा। दूसरा फायदा यह है कि जो क्लोन जीन प्रोडक्ट है, जो फ्यूजन प्रोटीन बन रही है, उस पे होस्ट सेल प्रोटीएज एक्ट नहीं कर पाते हैं, तो अच्छी बात है, वो प्रोटीन डिग्रेड नहीं होती है, बची रहती है डिटेक्शन के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर योर टाइम।